नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना अजय सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अवेयरनेस में। आप पृथ्वी के किसी भी कॉर्नर में रहते होंगे और बहुत सारी ऐसी वस्तुओं को जरूर देखते होंगे जिनको देख के आपको सुकून मिलता होगा। चाहे वो रात के टिमटिमाते तारे, जहाँ चांद हो, जहाँ फिर दिन की धूप, जहाँ बारिश हो। आप इस तरह की बहुत सारी अन्य वस्तुओं को धरती के ऊपर, जहाँ धरती के बाहर देखकर उनका आनंद लेते होंगे। आपने कभी सोचा कि जिस पृथ्वी के ऊपर इतनी दुनिया रहती है वो अंदर से कैसी होगी? इंसान ने अर्थ से मून पर लैंडिंग की, स्पेस में स्पेस स्टेशन बना के वहां पे रिसर्च सेंटर लॉन्च कर दिए, लेकिन इंसान आज तक सिर्फ 12 किलोमीटर ही धरती के अंदर जा पाया है। ऐसा क्यों? चलो आज गहरी खुदाई करते हैं इस वीडियो के जरिए और जानते हैं अर्थ के इंटीरियर के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सोर्स के बारे में कि कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनकी वजह से हमें अर्थ की बनावट, अंदर से अर्थ कैसी है, लिक्विड है या फिर सॉलिड है, या फिर टेम्परेचर कैसा है इसके अंदर, इन सब चीजों के बारे में हम पता कर सकते हैं। उन रिसोर्स के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है डायरेक्ट रिसोर्सेज। डायरेक्ट रिसोर्सेज यानी जिसमें इंसान खुद इन्वॉल्व होता है। जैसे सबसे पहले आती है माइनिंग। ये माइनिंग से क्या होता है, जो हमारे धरती के अंदर जो रॉक फॉर्मेशन होती है उसके बारे में हम जान सकते हैं। फिर उसके बाद आता है जो मिनरल डिपॉजिट होता है। माइनिंग किस लिए की जाती है? जिससे हम गोल्ड वगैरह निकाला जाता है जहां से। तो माइनिंग करने से हमें क्या मिलता है? जो मिनरल डिपॉजिट मिलता है। उसी तरह से रॉक की जो फॉर्मेशन है उसके बारे में हम पता कर सकते हैं माइनिंग के थ्रू। जो अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वर हैं उनके बारे में भी हम जानकारी ले सकते हैं। और आज तक की जो सबसे डीपेस्ट माइन है उस जो साउथ अफ्रीका में है, और उसका नाम है एम्पोने गोल्ड माइन, जो साउथ अफ्रीका में है। आपने याद रखना है, और ये 4 किलोमीटर गहरी है। अब दूसरी बात करते हैं डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट के बारे में। ड्रिलिंग यानी जो मशीन से की जाती है। मशीन से जब हम ड्रिलिंग करते हैं तो उससे क्या होता है, जो टेम्परेचर वेरिएशंस आते हैं। जैसे हम ड्रिलिंग करते हैं मशीन को बोर होल करने के लिए, जैसे हम मशीन को डालते हैं तो जैसे वो कुछ किलोमीटर अंदर जाती है तो हमें जो टेम्परेचर है उसमें वेरिएशन नजर आती है। ड्रिलिंग मशीन जैसे ही जितनी गहराई में जाती है उतना ही उसका टेम्परेचर उसको ज्यादा मिलता है। यानी जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाता है। जितना हम धरती के अंदर जाएंगे उतना ही टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और जो रॉक की डायनेस्टी है वो भी बढ़ती जाएगी। और जो आज तक की जो डीपेस्ट ड्रिलिंग प्रोजेक्ट है वो रशिया ने किया था, जो 12 किलोमीटर गहरा था, और उस ड्रिलिंग प्रोजेक्ट का नाम था पोला सुपर डीप बोरहोल, जो रशिया ने किया था, जो 12 किलोमीटर तक गहरा है। लेकिन उससे ज्यादा गहरा मशीन नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसके नीचे अगर मशीन को डालेंगे तो मशीन पिघल जाएगी। इतना टेम्परेचर वहां पे मिला था। तो ये आगे डायरेक्ट रिसोर्सेज, जिसकी वजह से हम पता कर सकते हैं कि धरती के अंदर से फॉर्मेशन कैसी होगी, जो क्रस्ट लेवल पे है। अभी हम बात करते हैं इनडायरेक्ट सोर्सेज की, कि ऐसे कौन से इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं जिनकी वजह से हमें पता चलता है धरती की अंदर की जो इनर, धरती के अंदर क्या है उसके बारे में पता चलता है। सबसे पहले बात करते हैं हम वोल्केनिक इरप्शन के बारे में। वोल्केनिक इरप्शन मतलब जो ज्वालामुखी फटता है, यानी जो अंदर से, धरती के अंदर से जो ज्वाला बाहर आता है, जिसको लावा बोलते हैं इंग्लिश में। तो उसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं धरती के अंदर कुछ लिक्विड भी है, जो कहीं किसी जगह से टेक्टोनिक प्लेट्स है वो साइड हो जाती हैं और वो लावा की फॉर्म में बाहर आ जाता है। तो हमें उससे ये भी पता चलता है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ लिक्विड है और बहुत ही ज्यादा गर्म है, और जो लावा उसमें से बाहर आता है उसमें ज्यादातर आयरन और मैग्नीशियम पाया जाता है। दूसरी बात आती है ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड। कहीं ना कहीं धरती के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा मूव कर रहा होगा, जिसकी वजह से धरती की खुद ऐसी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी खुद की, और मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो धरती के अंदर कुछ ऐसा लिक्विड है जो मूव कर रहा है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड तैयार धरती के अंदर, और वो है आउटर कोर में जो लिक्विड पाया जाता है उसके मूव करने से मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है धरती के अंदर। और तीसरी टर्म आती है सेस्मिक वेव्स। सेस्मिक वेव्स क्या होती है? जो अर्थक्वेक आने का सिग्नल देती है, और जिनको
एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मापा जाता है और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है सिस्मोग्राफ। ठीक है, और जो हम सेस्मिक वेव्स के बारे में स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं सिस्मोलॉजी। सेस्मिक वेव सिर्फ तभी ही जनरेट होती हैं जब धरती पे अर्थक्वेक आने वाला हो जिस एरिया में, वहीं पे ये जो वेव्स हैं ये पाई जाती है। सेस्मिक वेव्स दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है बॉडी वेव्स, दूसरी होती है सरफेस वेव्स। सबसे पहले हम बॉडी वेव्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आती है प्राइमरी वेव्स। जो प्राइमरी वेव्स हैं उनको हम पी वेव्स ही बोलते हैं। जो सेस्मिक वेव्स हैं उनमें सबसे पहले प्राइमरी वेव्स आती है और ये सबसे पहले सेस्मोग्राफ पे रिकॉर्ड की जाती है। जो प्राइमरी वेव्स होती हैं ये सबसे ज्यादा इसकी स्पीड है जो वो सॉलिड में होती है, उसके बाद लिक्विड में और उसके बाद गैस में। गैस में सबसे कम स्पीड होती है इसकी मूव करने की। पी वेव्स है ये एक्ट करती हैं अर्थक्वेक वार्निंग देती हैं। ये अगर सिस्मोग्राफ पे रिकॉर्ड हो जाती है तो समझ लेना है वहां पे अर्थक्वेक आने वाला है। फिर आती हैं एस वेव्स यानी सेकेंडरी वेव्स। जो प्राइमरी वेव्स के बाद आती है उनको बोलते हैं सेकेंडरी वेव्स। एस वेव्स को हम ट्रांसवर्स वेव्स भी बोलते हैं। और एस वेव्स है ये लिक्विड में फ्लो नहीं करती। जो एस वेव्स है मतलब सेकेंडरी वेव्स हैं ये लिक्विड में पास नहीं करती। जब बॉडी वेव्स इंटरेक्ट करती हैं सरफेस रॉक पे तो तब क्या होता है, नई वेव्स तैयार होती हैं और उन्हीं को हम सरफेस वेव्स बोलते हैं। लॉन्ग वेव्स भी या फिर एल वेव्स भी बोलते हैं इनको। ये होगी सरफेस वेव्स तो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे ही मूव करती हैं। सिंपली याद रखना है कि जो बॉडी वेव्स हैं वो अर्थ के अंदर के सिस्टम के बारे में बताती हैं और जो सरफेस वेव है वो सिर्फ जो क्रस्ट है यानी सरफेस का जो क्रस्ट का जो सरफेस है बस उधर ही मूव करती है। अभी हम बात करते हैं अर्थ के इंटीरियर के बारे में। जो अर्थ का इंटीरियर है उसको 3 लेयर्स में डिवाइड कर रखा है। जैसे आप प्याज को छीलते हैं तो उसके अंदर आपको अलग अलग लेयर्स मिलती हैं उसकी, सेम वैसे ही धरती के अंदर भी लेयर्स हैं और उनको हमने अलग अलग नाम दे रखा है। सबसे पहली लेयर आती है उसकी क्रस्ट जिसपे हम रहते हैं, दूसरी आती है मेटल और तीसरी आती है कोर। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रस्ट के बारे में कि क्रस्ट क्या होती है। क्रस्ट है जो वो सबसे पतली और सबसे बाहर वाली लेयर है जिसपे हम रह रहे हैं, जिसपे हमने अपने रहने के लिए घर बनाए हैं, चलने के लिए सड़कें बनाई हुई हैं और उसके साथ साथ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई जो आप देखते हैं, ये सारी की सारी क्रस्ट लेयर पे बनी हुई हैं। जो क्रस्ट है वो भी 2 टाइप्स की होती है। पहली आती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और दूसरी आती है ओशियनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वो वाली है जहां पे जमीन है, जमीन का हिस्सा है, उसको हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलते हैं। और दूसरा है ओशियनिक क्रस्ट। ओशियनिक क्रस्ट मीन्स जहां पे ओशंस पाए जाते हैं, जैसे पैसिफिक ओशन हो गया, तो वो सारी की सारी ओशियनिक क्रस्ट हैं। सबसे पहले हम क्रस्ट की पहली टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं। पहली है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है जो उसकी मोटाई 30 से 70 किलोमीटर तक होती है और जो मेनली ग्रेनाइट की बनी होती है और ग्रेनाइट में ज्यादा सिलिका और एल्यूमिनियम पाया जाता है जिसको हम सियाल भी बोलते हैं। और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है ये कम डेंस होती है, मतलब इसकी जो डेंसिटी है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की वो कम होती है एज कंपेयर टू ओशियनिक क्रस्ट। अभी बात करते हैं ओशियनिक क्रस्ट के बारे में। ओशियनिक क्रस्ट में क्या है, जो ओशियनिक क्रस्ट है वो उसकी मोटाई 5 से 10 किलोमीटर ही होती है। जो ओशियनिक क्रस्ट है, जो बड़े बड़े ओशंस हैं उनके अंदर भी ना जाने कितने कितने माउंटेन्स समाये हुए हैं। जैसे पैसिफिक ओशन है, इतना बड़ा ओशन है तो उसके अंदर भी बहुत सारी माउंटेन रेंजेस होंगी, जैसे हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे देखते हैं उसमें भी बहुत ज्यादा ट्रेंचेस होंगे। ठीक है, इस तरह की उसके अंदर भी लाइफ है। ओशियनिक क्रस्ट है उसके अंदर भी बहुत सारे जीव जंतु रह रहे हैं, उसके अंदर भी एक लाइफ एग्जिस्ट करती है। ओशियनिक क्रस्ट में मेनली बेसाल्ट की कंपोजिशन होती है जिसमें ज्यादातर सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है और इसको हम सीमा भी बोलते हैं। SI मतलब सिलिका और MA मतलब मैग्नीशियम। क्रस्ट धरती पे उस तरह है जैसे आप एप्पल के बाहर का जो छिलका जितना मोटा है उस हिसाब से, एप्पल के हिसाब से जैसे
एप्पल का जो बाहर का छिलका रहता है जितना पतला रहता है, सेम उसी तरह अर्थ का जो बाहर क्रस्ट है वो इतना मोटा है।